हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आज हम करेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें सबसे पहले आता है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को स्थायी बंदोबस्त भी बोला जाता है और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और मद्रास के कुछ नदर डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। इसको इंट्रोड्यूस तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, बट इसको प्लान किया था सर जॉन शोर ने। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें जो जमींदार थे उनको लैंड के ऑनर्स बना दिया गया। अब जो जमींदार होते थे, जमींदार रहते थे शहरों में, टाउन्स में रहते थे, वो गांव में तो रहेंगे नहीं। और जो कल्टीवेटर होते थे, कल्टीवेटर गांव में रहकर उनकी जमीनों पे कल्टीवेशन का काम करते थे, जिनको बोलते थे टेनेंट्स। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें जमींदार को ऑनरशिप दे दी कि चाहे वो कल्टीवेशन का काम करें या ना करें, बट जो लैंड की ऑनरशिप है वो जमींदार के पास ही रहेगी। तो इसमें इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इसमें बोला कि जो भी उसमें से रेवेन्यू आएगा उसका जो 1/11 पार्ट है वो तो खुद रखेंगे और बाकी का जो 10/11 पार्ट है वो ब्रिटिशर्स को दे देंगे। वो ब्रिटिशर्स का फिक्स शेयर इन्होंने कर दिया। मतलब कि अगर किसी लैंड में से रेवेन्यू कलेक्ट होता है 110 रुपए का, तो उसमें से 10 रुपए तो वो खुद रखेगा टेनेंट और बाकी के जो 100 रुपये हैं वो उसको ब्रिटिशर्स को उसका फिक्स शेयर देना ही पड़ेगा। और जो टेनेंट होते थे वो जब कल्टीवेशन करते थे जिस लैंड पे, उस लैंड का उनको रेंट देना पड़ता था जमींदार को। और वो जो रेंट होता था वो जमींदार अपनी मर्जी से फिक्स करता था कि किस जमीन का कितना रेंट है। तो जो ऑनरशिप थी वो जमींदार के पास उन्होंने अश्योर कर दी कि जमींदार चाहे कल्टीवेशन का काम करे या ना करे, बट ऑनरशिप जमींदार के पास ही रहेगी। तो इस तरह से उन्होंने टेनेंट्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। फिर आता है रयतवाड़ी सिस्टम। रयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था बॉम्बे एंड मद्रास में 1820 में और इसको रिकमेंड करा था थॉमस मुनरो ने, जो कि मद्रास का गवर्नर था, एंड चार्ल्स रीड ने। तो इसमें क्या होता था रयतवाड़ी सिस्टम में, इसमें गवर्नमेंट और रयत जो कल्टीवेटर है, गवर्नमेंट और कल्टीवेटर के बीच में डायरेक्ट सेटलमेंट होती थी। इसमें कोई भी मिडिलमैन नहीं होता था, जो भी बातचीत होती थी वो डायरेक्टली होती थी। इसमें गवर्नमेंट ने रेवेन्यू 30 सालों के लिए फिक्स कर दिया। अब जो रेवेन्यू फिक्स किया था वो फिक्स किया था ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ सॉइल, के किसी जगह की सॉइल की क्वालिटी कैसी है और उस जगह पे कौन सी क्रॉप उगानी है। अब कौन सी क्रॉप उगानी है ये भी डिसाइड कौन करता था, ये डिसाइड करती थी गवर्नमेंट। तो उसके बेसिस पे ही उन्होंने रेवेन्यू फिक्स किया था। अब जो इसमें कल्टीवेटर की पोजीशन थी वो तो सिक्योर हो गई। सिक्योर कैसे हुई, क्योंकि जो रेवेन्यू था उन्होंने फिक्स कर दिया, बट जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था वो बहुत ज्यादा रिजिड हो गया। अब देखो, कोई भी चीज है, कोई पैसा है, 10 रुपए है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, तो आने वाले 30 सालों तक तो वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। तो इस तरह कल्टीवेटर की पोजीशन सिक्योर तो हुई, बट साथ ही साथ जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था वो उन्होंने बहुत ज्यादा रिजिड कर दिया। तो इसके चलते हुए जो कल्टीवेटर थे उनको मनी लैंडर से पैसा लेना पड़ता था, तो वो कर्जे में डूब गए। और इसके बाद जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट खुद एक बिग जमींदार बन के बैठ गई, क्योंकि उस टाइम पे बीच में जमींदार तो आए ही नहीं। जो जमीन का मालिक कौन होता था, गवर्नमेंट होती थी। अब कुछ कल्टीवेटर होते थे जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन होती थी, बट ज्यादातर जो जमीन होती थी वो गवर्नमेंट की होती थी और उनपे जो खेती का काम, कल्टीवेशन का काम होता था वो करते थे कल्टीवेटर। तो इसलिए जो कल्टीवेटर थे उनके पास कुछ भी नहीं बचता था, तो उनको उनकी मर्जी पे ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, उनको कुछ नहीं मिलता था। फिर आता है महलवाड़ी सिस्टम। जो महलवाड़ी सिस्टम था वो जमींदारी सिस्टम का ही एक मॉडिफाइड वर्जन था और इसको इंट्रोड्यूस किया था गंगा वैली में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में, सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स में और पंजाब में। इसमें जो रेवेन्यू सेटलमेंट होती थी ये पूरा का पूरा विलेज मिलकर लैंडलॉर्ड्स के साथ सेटलमेंट करता था। जैसे कि वेस्टर्न यूपी में इन्होंने विलेज कम्युनिटीज बना रखी थी कि बहुत सारे विलेज मिलकर एक कम्युनिटी बना लेते थे और फिर वो जो लैंडलॉर्ड होते थे उनके साथ फिक्स कर लेते थे जो भी सेटलमेंट उनकी होती थी, जितना रेंट देना है वो सब चीजें ये उनके साथ फिक्स करते थे। और इसमें जो रेवेन्यू होता था वो पीरियडिकली रिवाइज किया जाता था। एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो रेवेन्यू होता था उसको चेंज कर दिया जाता था, बढ़ा दिया जाता था या कम कर दिया जाता था, जैसे भी होता था पीरियडिकली ये रिवाइज होता रहता था। फिर नेक्स्ट आता है कॉलोनियल इंपैक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया था
तो उसका कॉलोनियल इम्पैक्ट क्या पड़ा था। अब एक तो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट इकोनॉमी में, जिसके चलते हुए जो कस्टमरी राइट्स थे वो उनसे ले लिए गए, उनको कैश पेमेंट दी जाती थी, तो मनी लैंडिंग एक्टिविटीज भी ज़्यादा हो गई। इसमें सोशल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जो अमीर था वो अमीर हो गया, गरीब जो था वो गरीब रह गया। सोशल डिफरेंसेस कैसे बढ़े, क्योंकि जो अमीर बंदा था उसकी अगर प्रॉपर्टी कोई और लेता भी था, उसका लैंड अगर किसी और के पास जाती भी थी तो वो कोर्ट में चला जाता था, कोर्ट में जाकर अपनी प्रॉपर्टी के जो उसके राइट्स होते थे वो ले लेता था। बट जो गरीब होता था उसके पास कितनी की लैंड होती थी, थोड़ी बहुत तो लैंड होती थी, उसके पास पैसा भी नहीं होता था। अगर वो भी लैंड किसी और ने ले ली तो उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो कोर्ट के पास जाए और अपने प्रॉपर्टी राइट्स ले ले। तो इसके चलते हुए सोशल डिफरेंसेस उस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था। थर्ड क्या आता है इसका पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आता है कि जो क्रॉप्स वो ग्रो करते थे कल्टीवेटर्स, वो क्रॉप्स उनको ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता था, उनको फोर्सफुली बोला जाता था कि तुम कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करो बजाय के फूड ग्रेन्स के। अब होता क्या था, वो कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करते थे, उसके चलते हुए जब उनको बेचते थे तो उनके दाम भी उनको बहुत कम मिलते थे, और जो फूड ग्रेन्स को खाने के लिए खरीदते थे वो उनको बहुत महंगे दामों में बाजार से मिलते थे। तो जिसके चलते हुए जो इंडिया में विलेजेस की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा, हालात जो इंडिया के थे बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, वो बिल्कुल भी स्टेबिलिटी रह नहीं गई थी। जो रूरल सोसाइटी थी उस टाइम पे, वो रूरल सोसाइटी बिल्कुल ही टूट चुकी थी। फिर नेक्स्ट आता है सिविल रिवोल्ट्स। अब जब इतना कुछ हुआ जो भी कल्टीवेटर थे उनके साथ, तो उसके चलते हुए रिवोल्ट करना तो बनता ही है। तो बहुत सारे रिवोल्ट्स ऐसे हुए थे जो कि पीजेंट्स ने किए थे या कल्टीवेटर्स ने किए थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बहुत सारे रिवोल्ट्स के और भी बहुत अलग अलग रीजंस हैं, बट जो मोस्टली रिवोल्ट्स हुए थे वो पीजेंट्स के ही किए गए थे। अब सबसे पहले आता है सन्यासी रिवोल्ट। अब इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसमें चीजें याद करने वाली ही है कि कौन सा रिवोल्ट कौन से ईयर में हुआ था, किसने किया था, किसके अगेंस्ट हुआ था, ये सब चीजें ध्यान रखने वाली है। ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट एक बार गो थ्रू हो जाना। अब जो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था ये बंगाल में हुआ था, 1780 में हुआ था, और ये रिलीजियस मॉन्क्स ने किया था ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट, रिलीजन ऑफ पीजेंट्री के अगेंस्ट, क्योंकि वो पीजेंट्स को उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। तो उसके अगेंस्ट रिलीजियस मॉन्क्स ने रिवोल्ट करा था 1780 में। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, जो सन्यासी 80, तो 80 से 1780 में रिवोल्ट हुआ था, लर्न कर सकते हो। सेकंड आता है कोटाबोमन रिवोल्ट। ये हुआ था 1792 से लेकर 98 के बीच में, और ये किसने किया था, वीरा पांड्या कोटाबोमन ने, अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश सुजरेनिटी। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही हुए थे मोस्टली रिवोल्ट्स, बट कुछ 2-4 रिवोल्ट्स होंगे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं थे, बट जो मोस्टली रिवोल्ट्स हुए थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही किए गए थे। तो कोटाबोमन रिवोल्ट हुआ था 1792 से लेकर 98 के बीच में, 6 साल तक चला था, और इसको किया था वीरा पांड्या कोटाबोमन ने। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, तो वीरा पांड्या कोटाबोमन, ठीक है, ऐसे ये कोटाबोमन दोनों मैच कर गए, तो वीरा पांड्या ने करा था, तो वीरा कोटा, वीरा ने पांड्या को कूटा, तो ऐसे करके इसको लर्न कर देना। कब कूटा था, 92 से लेकर 98 के बीच में उसको कूट दिया। थर्ड आता है पाइक रिवोल्ट। ये कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था 1804 से लेकर 6 के बीच में, और ये बख्शी जगबंधु ने किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन एंड रेवेन्यू पॉलिसी। तो पाइक रिवोल्ट बख्शी ने, ठीक है, भगवान की बख्शिश होती है तो पूरे का पूरा जगत ही पाक बन जाता है, ठीक है, बख्शी जगबंधु पाइक, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में 1804 से लेकर 6 के बीच में। अब जो ईयर्स होते हैं ना, इनको कैसे लर्न कर सकते हो, इनको किसी ना किसी चीज के साथ रिलेट करके लर्न किया जा सकता है। जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ आ गई, या आप किसी सिटी में रह रहे हो, वहां पे सेक्टर्स है, तो सेक्टर्स के अकॉर्डिंग भी आप ईयर्स को लर्न कर सकते हो, 4 सेक्टर 6 सेक्टर ऐसे करके, या आपके घर में अपने बहन भाई की डेट ऑफ बर्थ से या उनका ईयर ऑफ बर्थ से, तो ऐसे आप इन चीजों को लर्न कर सकते हो, इजिली लर्न हो जाएगी। तो नेक्स्ट आता है वेल्लुथम्पी जो रिवोल्ट था वेल्लुथम्पी ने ही किया था, ब्रिटिश एक्सटॉर्शन के अगेंस्ट करा था, त्रावणकोर में हुआ था 1805 में। तो वेले लोग, कितने वेले लोग थे, 5 लोग वेले थे, और वो
था कर रहे थे, ऐसे करके जैसे भी आप लर्न कर सकते हो। थर्ड आ गया किटूर रिवोल्ट। किटूर रिवोल्ट हुआ था कर्नाटका में, तो के किटूर कर्नाटका में। और किसने किया था? चिन्नम्मा एंड रेयप्पा में। तो इसको 1824 में ये हुआ था। तो जो किट्टू था, किट्टू गया चाइना और रिया के लिए 24 गिफ्ट लेकर आया, ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हो। किट्टू चाइना, चिन्नम्मा से चाइना हो गया, किट्टू चाइना गया और रियप्पा से रिया के लिए 24 गिफ्ट लेकर आया। फिर आता है पागलपंथीज रिवोल्ट। ये किया था करमशाह एंड टीपू ने। तो ये हुआ था 1825 से लेकर 33 के बीच में। अब लोग पागल कब होते हैं? लोग पागल होते हैं क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं होते, तो पागलपंथी करमशाह। और जो मोस्टली लोग पागल होते हैं ये 25 से 33 की एज के बीच में ही पागल होते हैं। तो पागलपंथी 25 से 33 के बीच में हुआ था और करमशाह एंड टीपू ने किया था। फिर आ गया राजू रिवोल्ट। वीरभद्रा राजू ने ही किया था। तो ये तो दोनों वीर राजू ऐसे लर्न कर सकते हो। विजाग में हुआ था 1827 में। राजू 27 इयर्स का है। फराइजी 1838 में हुआ था। हाजी शरायतुल्ला एंड दादू मियाँ ने किया था। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने दादू को हाँ जी बोले। तो फराइजी, हाजी शरायतुल्ला एंड दादू मियाँ। तो चाहे वो दादू 38 इयर्स का ही क्यों ना हो। तो 1838 में हुआ था। और इसका कॉज ऑफ टेनेंट्स, ये टेनेंट्स की वजह से ही हुआ था। फिर आया सतवंदी रिवोल्ट। महाराष्ट्र में हुआ था 1839 में बाय फोंटसवांत एंड अन्ना साहेब अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब साउथ में जो भाई होते हैं उनको बोला जाता है अन्ना। तो अन्ना ने 7 लोगों को वोट दिया। तो अन्ना थे हमारे 39 इयर्स के। तो 39 इयर्स के हमारे अन्ना ने 7 लोगों को वोट दिया। फिर आता है कूका रिवोल्ट। 1840 में हुआ था। भगत जवाहर माई एंड सिया साहिब ने किया था। तो 40 कूका ने मिलकर, 40 लोगों ने मिलकर कूक मारी। कूक आवाज देने को बोलते हैं ना। तो 40 लोगों ने मिलकर कूक मारी तो भगत जी सामने आ गए। फिर आ गया गडकरी। गडकरी 1844 में हुआ था अगेंस्ट द रेवेन्यू पॉलिसी इन कोल्हापुर। कोल्हापुर की रेवेन्यू पॉलिसी के अगेंस्ट हुआ था। तो गडकरी 44, ठीक है। 4 गड्ढे बढ़ गए जब बारिश हुई, तो गडकरी 44। पॉलीगर हुआ था 1846 में बाय नरसिम्हा रेड्डी। तो पॉली, नरसिम्हा एंड 46। तो ये 3 चीजें यहाँ पे याद हो जाएगी, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।